नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 12 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द एम.एस. स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो एम.एस. स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था जो 100 ईयर्स हुए हैं। तो ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, न्यू दिल्ली। The M.S. Swaminathan Centenary International Conference 7 to 9th August was held in New Delhi by MSSRF with the Ministry of Agriculture, ICAR and NAAS. तो ये सेंटेनरी जो है वो फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन जिनको बोलते हैं उनके ऊपर मनाई गई थी और इस बार का थीम क्या था, एवरग्रीन रिवोल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। तो बायो हैप्पीनेस का पाथवे एवरग्रीन रिवोल्यूशन। Next is Khir Ganga river seen in news recently due to the flood is a tributary of which major river in उत्तराखंड। तो खीर गंगा रिवर पे भी फ्लड आए हैं तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो द ऑप्शंस आर अलकनंदा, भागीरथी, यमुना एंड टोन्स। सो द करेक्ट आंसर इज अलकनंदा। तो मेजर क्लाउड बर्स्ट आया है धराली उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में जिससे फ्लैश फ्लड्स हुआ है खीर गंगा रिवर में जो ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज third question is as per FIEO which state was India's top exporter in 2045-2025। तो टॉप एक्सपोर्टर कौन सा था। तो द ऑप्शंस आर कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो द करेक्ट ऑप्शन इज गुजरात। ठीक है, तो गुजरात टॉप एक्सपोर्टर था। गुजरात लेड इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन 2024-25 विथ रुपीज़ 9.83 लाख करोड़ शिपमेंट्स। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र। और अपन कहाँ डेस्टिनेशन कहाँ भेज रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स मेजरली। नेक्स्ट इज विष्णुगढ़ पिपालकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो विष्णुगढ़ पिपालकोटी प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो द ऑप्शंस आर उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, द 444 मेगावाट विष्णुगढ़ पिपालकोटी HEP ऑन अलकनंदा रिवर इन चामोली उत्तराखंड, इसमें एक मेजर लैंडस्लाइड इंसिडेंस आया इंजोरिंग 12 वर्कर्स। तो 12 वर्कर्स को हार्म पहुंचा। रन ऑफ द रिवर स्कीम है ये, इट एम्स टू जनरेट 1665 गीगावाट आर एनुअली और ये प्रोजेक्ट है, की पार्ट है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का एंड हिमालयन HEP स्ट्रैटेजी का। ठीक है, फिफ्थ इज नोटरी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो नोटरी पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नोटरी पोर्टल, तो नोटरी तो लॉ से ही रिलेटेड है ना, तो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो उन्होंने लॉन्च किया नोटरी पोर्टल फॉर ऑनलाइन सर्विसेज अंडर द नोटरीज एक्ट 1952। ये फेसलेस, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ प्रीलिम्स वाला पोर्शन। अब हम आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज के न्यूज़पेपर से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू सुप्रीम कोर्ट्स रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। तो अपन को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जो हाई कोर्ट का, उसको हमको एसेस करना है इन रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। फिर आइडेंटिफाई करना है मेजर चैलेंजेस इन बैलेंसिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स और सजेस्ट करना है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जिससे कि हम प्रमोट कर सके कोहेजन इन हायर जुडिशरी। क्या प्रमोट कर सके, कोहेजन इन हायर जुडिशरी। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं आंसर की तरफ। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है तो हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेज करता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो एक गार्जियन की जैसे एक्ट करे फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो वाइल हाई कोर्ट्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इन इंडिया, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 214 से 231 के अराउंड, और सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ यूनिफाइंग रोल एज द अपेक्स कोर्ट। तो ओवरऑल अपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन लीगल इंटरप्रिटेशन एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ठीक है, बैलेंसिंग हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंस विद सुप्रीम कोर्ट्स सुपरवाइजरी रोल रिमेन्स अ डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क है, दोनों को बैलेंस करके चलना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाए यदि हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस की, तो उसमें आते हैं हम सबसे पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना है। 214 से 231 की बात की जाए तो स्टैब्लिशमेंट, कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है। 226 की बात की जाए तो वाइड रिट जुरिस्डिक्शन है, ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32। तो मतलब हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है जो अपन पढ़ते हैं ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन, तो ये हाई कोर्ट का ज़्यादा ब्रॉड है। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड रिमूवल ओनली थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है, आर्टिकल 217 में है। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जैसे संकल चंद
हेमंत लाल सेठ, ये हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में ये केस है एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस इज इंटीग्रल टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फिर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि इंडिपेंडेंस इज लिंक टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर सेफगार्ड्स, मतलब जितने सही तरीके से अपॉइंटमेंट होगी जजेस के और ट्रांसफर्स वगैरह होंगे उतना सही होगा हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ में? तो सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, आर्टिकल 124 से 147 में बोला गया है कि एपेक्स अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। फिर सेकंड है आर्टिकल 136 जिसमें स्पेशल लीव पिटिशन की बात की है, वो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल से अपील में स्पेशल लीव ले सकते हैं। आर्टिकल 141 की बात की जाए तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ओवर आर्किंग बॉडी की तरह एक्ट कर पाता है फॉर ऑल हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जाए तो थ्रू PILs एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने सेफगार्ड किया है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, अब मेजर चैलेंजेस क्या है बैलेंस करने में दोनों ऑब्जेक्टिव को? तो सबसे पहला है परसीव्ड ओवर रीच, जो फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस है हाई कोर्ट के डिसीजंस में वाया आर्टिकल 136 ये डाइल्यूट करता है ऑटोनॉमी को। जुडिशियल ट्रांसफ़र की बात की जाए तो यदि हम आर्टिकल 222 को ध्यान में रखते हैं तो इट कैन बी सीन एज इफेक्टिंग इंडिपेंडेंस। तो जुडिशियल ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंस को हैम्पर करता है। फिर डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन, बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स देते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं कि इनका ये इंटरप्रिटेशन है, इनका ये इंटरप्रिटेशन है, तो बहुत इशू होता है। फिर कोलेजियम की फंक्शनिंग की बात की जाए तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है अपॉइंटमेंट में जिससे फ्रिक्शन होता है। और रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात की जाए तो वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है जो हैम्पर करती है कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग को। तो ये तो हो गए चैलेंजेस वाले पार्ट। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स या मेजर्स हमको लेने चाहिए? तो कोडिफाइड अपीलिएट गाइडलाइंस, जैसे डिफाइन करना है क्लियर पैरामीटर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन एंड हाई कोर्ट रूलिंग्स। जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिफॉर्म लाना है, स्ट्रेंथन करना है NJAC लाइक मॉडल को विद सेफगार्ड्स टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए। फिर जुडिशियल डायलॉग मैकेनिज्म की बात की जाए तो पीरियोडिक जॉइंट कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हार्मोनाइज करने के लिए जुरिस्प्रूडेंस को। स्ट्रेंथनिंग करना है हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी आना चाहिए जिससे ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स हो सके जजेस के ट्रांसफ़र के लिए और हम अवॉइड कर सके परसेप्शन ऑफ प्यूनिटिव एक्शन। ठीक है, तो आई होप ये बॉडी वाला पार्ट क्लियर होगा। अब आते हैं हम कंक्लूजन में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर को गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गार्जियंस नहीं बोला है, दोनों मिल के गार्जियन है, को गार्जियंस हैं विथ कॉम्प्लीमेंट्री रेदर देन कंपीटिंग रोल्स। तो इनका क्या कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। Preserving High Court's autonomy while ensuring Supreme Court's unifying role is vital for sustaining the rule of law and public confidence in judiciary. तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेरिट स्कीम हमने कल पढ़ी थी, याद रखिए अच्छे से, तब सोचिए आपको याद आएगा। हमको एनालाइज करना है रिफॉर्म्स इन इंडियाज टेक्निकल एजुकेशन दैट शुड प्रायोरिटाइज इक्विटी, एम्प्लॉयबिलिटी एंड गवर्नेंस ओवर मियर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। और हमको सेकेंड हमको रिकमेंड करना है और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इसके सस्टेन्ड इफेक्टिवनेस के लिए। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? ऑब्वियसली मेरिट स्कीम से। तो चलो आंसर देखते हैं। तो जो मेरिट स्कीम है ये 4200 करोड़ की स्कीम है जो 2025-26 से 29-30 के लिए लाई गई है। और वो क्या इंश्योर करेगी? गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन क्यों एडिक्वेट? वाई इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन इज़ इनएडिक्वेट? सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दोगे तो सिर्फ उसी से काम चल जाएगा, तो क्यों इनएडिक्वेट है? क्योंकि इक्विटी डेफिसिट्स है, जैसे मॉडर्न लैब्स और बिल्डिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रिज कर, ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली ब्रिज कर देंगे गैप्स फॉर रूरल, SC, ST, OBC, विमेन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब यदि ऐसा होता तो आज तो एजुकेशन कितना ज़्यादा अच्छा आगे हो गया होता ना। फिर स्किल मिसमैच क्या होता है? जो आउटडेटेड सिलेबस होता है एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण और भी ज़्यादा काफ़ी हाई होती है, टेक्निकल डिग्रीज सही से नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर अंडर यूटिलाइजेशन की बात करें तो पुअर गवर्नेंस लीड्स टू आइडल इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। तो जो पुअर गवर्नेंस है उसके कारण दिक्कत आती है। फिर रीजनल डिस्पैरिटी की बात की जाए तो एडवांस इंस्टीट्यूशन से वो अब्जॉर्ब करते हैं बेनिफिट्स रेदर देन वीकर वंस। मतलब क्या होता है कि हम इतनी अच्छी अच्छी स्कीम तो लाते हैं लेकिन उसका बेनिफिट किनको जाता है? ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूशंस को, मतलब जो ऑलरेडी एडवांस्ड है। तो इससे क्या होता है? इक्विटी नहीं इंश्योर हो पाती। फिर फैकल्टी शॉर्टेज की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर यदि है लेकिन फैकल्टी शॉर्टेज है, टीचिंग स्टाफ ही नहीं है, तो कैसे एजुकेशन मिलेगा? लो रिसर्च कल्चर, तो इनोवेशन जो है वो थ्राइव करता है टैलेंट और कोलैबोरेशन में, सिर्फ फिजिकल एसेट्स पे नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि रिसर्च का कल्चर कम है तो उससे भी पढ़ाई इम्पैक्ट होती है। तो हमको क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करना है? नीड टू प्रायोरिटाइज की डायमेंशंस, जो 4 क्वेश्चन में लिखी हुई थी ना,
देखो ये ऊपर अपन आते हैं इक्विटी, एम्प्लॉयबिलिटी और गवर्नेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी में, तो कैसे करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्स टारगेटेड पॉलिसीज टू इम्प्रूव एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। तो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए यदि अपन को काम करना है तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। फिर जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़, रीजनल आउटरीच सेंटर्स एंड फाइनेंशियल एड, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो जो करिकुलम रिफॉर्म है उनको मीट करना है इंडस्ट्री 4.0 के डिमांड्स को और एनहांस करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। फिर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की जाए तो फॉर इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड लाइफ प्रोजेक्ट्स ये ज़रूरी हैं। अब आते हैं अपन सेकेंड हो गया। थर्ड इज़ गवर्नेंस, तो ट्रांसपेरेंट फंडिंग मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, ये सब ज़रूरी है। और स्ट्रेंथेंड एक्रीडिएशन होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, सही एकदम प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एक्रीडिएशन टू एंश्योर कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो इक्विटी फोकस्ड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड प्रिपरेटरी कोर्सेज मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। फिर करिकुलम ओवरऑल की बात की जाए तो इंटीग्रेट करना चाहिए हमको कोर्स एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी मॉड्यूल्स के साथ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के साथ। इंडस्ट्री एकेडमिशिया पार्टनरशिप की बात होगी तो स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप, स्किल लैब्स और को डेवलप्ड कोर्सेज होने चाहिए। फैकल्टी अपग्रेडेशन में नेशनल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री सबैटिकल्स और रिसर्च फेलोशिप्स देना पड़ेगा। आउटकम बेस्ड फंडिंग में कि हमको ग्रांट्स को लिंक करना है कि कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितना इनोवेशन आउटपुट है, क्या डाइवर्सिटी है अचीवमेंट्स में। फिर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो डिसीजन मेकिंग फ्रीडम कितनी है विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। और रेगुलर एक्रीडिएशन एंड ऑडिट्स, तो पीयर रिव्यू विद ट्रांसपेरेंट क्वालिटी असेसमेंट्स। तो ये सब हमारे सजेशन है टेक्निकल एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। तो हुआ ये बॉडी पार्ट। अब आते हैं हम कंक्लूजन में। तो जो मेरिट स्कीम है उसका सक्सेस हिंज करता है ऑन द एबिलिटी टू एड्रेस हु गेट्स एजुकेटेड, मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन मिले, फिर उनके पास क्या स्किल्स हैं और कैसे इंस्टीट्यूशन सही तरीके से रन कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, रेदर देन हाउ मेनी न्यू बिल्डिंग्स आर क्रिएटेड। तो सबका मिक्स है ये। तो जब हम ये सब चीज़ों पे एक साथ ध्यान देंगे तब इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हम एक साथ अचीव कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन कल मिलेंगे 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।